चलिए नमस्कार सभी को प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, मैं हूं SK सर और आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं वास्तविक संख्या का वन शॉट। यानी कि आप सभी को पता हो गया होगा कि आप लोगों का योद्धा बैच जो है प्रारंभ हो चुका है और योद्धा बैच प्रारंभ हो चुका है। ये बैच जो है वो 90 दिनों तक चलेगा यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, ठीक है। 90 दिनों तक बिल्कुल फ्री में चलेगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने जो है ना व्हाट्सअप चैनल बनने वाला है, ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप में चैनल बनेगा, वहाँ पे आपको जो है चैनल पे क्या करना होगा, चैनल को फॉलो करना होगा, ठीक है, हमारे चैनल को व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो है चैनल बनेगा और वहाँ पे आपको PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी जो है आपको जो है PDF उसका जो है लिंक आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। तो बहुत जल्द, वैसे आप पहले से भी ऐसा नहीं है कि नहीं बना हुआ है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पहले से भी बना हुआ है, जैसे आप जुड़ सकते हैं 9801612654 इस नंबर पर जो है आप जो है मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी लिंक पे आप विजिट कर दीजिएगा, तो वहाँ से भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। हम लोग वास्तविक संख्या का क्लास करने वाले हैं आज के, ठीक है। और इस पूरे क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या को ख़त्म करेंगे। और देखिए प्यारे बच्चों, अब जो है क्लासेस से अब जो है आप लोगों की पढ़ाई जो है क्लास में इस तरीके से होगी कि जो इम्पोर्टेंट होगा केवल उसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। एग्ज़ाम सेंटर में जो एग्ज़ाम आएंगे उस तरीके का प्रश्न को आपको करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम लोग करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से जो है इंपॉर्टेंट होगा उसी सबको करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या में कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों को जानना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकृत संख्या। प्यारे बच्चों, मैं पूरा लिख कर नहीं बताऊंगा, बहुत लॉन्ग नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट का मतलब वन शॉट का मतलब ये होता है कि प्यारे बच्चों जितना कम समय में बेहतर आपको तैयारी कराया जाए, है ना। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या की, किसकी प्रकृत संख्या की अगर हम बात करें ना प्रकृत संख्या की, तो देखिए गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। किसको? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या। जैसे में गिनती की संख्या का मतलब 1 2 3 4, ये क्या हो जाएंगे? ये प्रकृत संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रकृत संख्या हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ही अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की, किसकी? पूर्ण संख्या की बात करें तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि ये तो है प्रकृत संख्या। क्या ये प्रकृत संख्या है ना, इसमें केवल शून्य हम शामिल कर देंगे ना, प्रकृत संख्या में शून्य शामिल कर देंगे। यानी कि देखिए शून्य शामिल कर दिए ना, ये शून्य शामिल, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी कि प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को जैसे ही हम शामिल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा, है ना। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं। फिर हम लोग खुद जानेंगे कि पहले बच्चों परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या चीज़? परिमेय संख्या। देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, देखिए तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि जिसको P/Q के रूप में जो है लिखा जा सके, वो क्या कहलाता है? वो परिमेय संख्या कहलाता है। एक और इसमें शर्तें होती है, जहाँ याद रखिए कि जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे हम ले, परिमेय संख्या के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल पे हम ले, तो अगर देखिए यानी कि Q का मान 0 नहीं होने का मतलब अगर 4 ऐसे 0 हो गया ना तो ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि P/Q के रूप में तो है लेकिन Q का मान 0 है। लेकिन आपने तो पढ़ा है कि सर Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय में, है ना। तो इस तरीके का रहेगा तो वो परिमेय नहीं होगा। अगर हाँ 0/6 इस तरीके का रहता है ना तो वो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि P का मान 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त कहता है, ठीक है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पहले बच्चों सम संख्या की। किसकी? सम संख्या की अगर हम बात करें, सम संख्या की अगर हम बात करें, इसमें एग्जाम्पल पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, कि परिमेय संख्या की एग्जाम्पल देखिए अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे ना, ये तो छोटा सा बात है। और देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल पे हमने दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, तो 2 ही दे दिया। चलो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछता है कि सर पाई क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि सर पाई कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा पाई जो है वो कैसी संख्या है? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है ना।
देखिए तो आप लोग ये कि सर हमको तो पता है कि सर पाई का मान जो है 22/7 होता है। कितना होता है पाई का मान 22/7 होता है। तो सर 22/7 तो पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये तो परिमेय होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा ना कि 22/7 क्या है, तब आप परिमेय कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सर पाई क्या है, तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और पूछ सकता है ना, हालांकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग सम संख्या की अगर हम बात कर रहे थे, किसकी सम संख्या की अगर हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो सम संख्या की अगर हम बात करें ना, देखिए जो है मेरा नोट्स जो है, आप सम संख्या की बात करें अगर हम, किसकी सम संख्या की, देखिए अगर हम सम संख्या की बात करें, सम संख्या की, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। क्या होती है? विभाजित हो। जैसे में हम लोग देखेंगे कि 2 है, 4 है, 6 है, ये सब क्या है? ये सब सम संख्या है। सम संख्या है, क्या है? सम संख्या है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम विषम संख्या की बात करें ना, विषम संख्या की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो ये मामूली सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये सब विषम संख्या हो जाएंगी या सम संख्या हो जाएंगी। ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चैप्टर में, और हमने पहले ही बताया थंबनेल में कि सर पहले तो बेसिक पढ़ाई होगी, फिर आपको टाइप टू टाइप प्रश्न पढ़ाया जाएगा, है ना। तो अब हम थोड़ा सा किताब में चलते हैं, एनसीईआरटी की किताब में, और आपको हम बताएंगे कि वास्तविक संख्या में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और जो देखिए सब तो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि सब नहीं पढ़ाएंगे, वो कारण इसलिए कि आपको अब इतना भी टाइम नहीं देना है एक ही विषय पे कि बाकी विषय छूट जाए। तो कुछ ऐसे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण होगा, है ना। 2024 एग्जाम के व्यू से क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। हम लोग उसी चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहला टाइप में हम लोग HCF की बात करेंगे। किसकी? HCF की बात करेंगे। देखिए इस पूरे चैप्टर में ना HCF का बड़ा ही महत्व है, हालांकि क्वेश्चन भी आपको पूछता है। देखिए HCF तो हम आपको बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो HCF की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग अगर HCF की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? HCF की बात करेंगे, तो आप HCF 3 विधि से निकाल सकते हैं। HCF कितने विधि से? 3 विधि से निकाल सकते हैं। सबसे पहला गुणनखंड विधि से आप चाहे तो HCF निकाल सकते हैं। भाग विधि से आप HCF चाहे तो निकाल सकते हैं, है ना। भाग विधि से आप चाहे तो HCF जो है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड का प्रयोग करके, किसका? यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो हम जो है एक प्रश्न लेंगे और तीनों विधियों को पे बारी बारी से बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि HCF आप तीनों विधि से कैसे निकाल सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वीडियो क्वालिटी अच्छा है ना। चलिए अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो अब हम बताते हैं आपको क्या चीज़ हुआ। अब हमको बताते हैं कि HCF कैसे निकलेगा, है ना। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि की अगर हम बात करें, किसकी? गुणनखंड विधि की हम बात करेंगे सबसे पहले, है ना। तो एक प्रश्न आपको लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन एक लेते हैं, है ना। जैसे कि 6 और 8 और 4, 6, 8, 4 का HCF ज्ञात करें आपको गुणनखंड विधि से। किसका? गुणनखंड विधि से। तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा जगह। चलो तो 6 का गुणनखंड विधि, सबसे पहला विधि हम लोग यूज करें, तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना का 3 गुना का 1, 2 3 6, 6 1 6, यही लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 1, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 4 1 8 1 8। 4 को क्या लिख सकते हैं आप सर? 4 को 2 गुना का 2 गुना का 1, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ से HCF कैसे निकलेगा? HCF कैसे निकलेगा देख लीजिए। तो HCF कैसे निकलेगा देखेंगे कि तीनों के गुणनखंड में कौन सा सेम है, कौन मिल रहा है। तो देखिए, तो तीनों में केवल 2 ही मिल रहा है, बाकी कुछ और मिल रहा है। तीनों में, जो तीनों में मिल जाए, 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? 1 मिल रहा है। तो 1 मिला देते हैं, सॉरी, यहाँ से 1 मिल रहा है ना जी। चलो 1 मिल रहा है। देखिए यानी कि HCF जो आया आपका प्यारे बच्चों, HCF वो एक तो 2 मिला, एक 1 मिला, 2 1 2, यानी HCF क्या है? 2 आ गया। HCF कितना आ गया? तो 2 HCF आ गया, बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ से एक और आपको चीज़ अभी सिखा देते हैं कि सर यहाँ से अगर आप चाहे तो देखिए HCF, यहाँ से HCF निकाले, यहाँ से LCM कैसे निकाल सकते, ये भी चीज़ को बता देते हैं, है ना, कि आगे ना बताना पड़े हमको।
एलसीएम, है ना। यहाँ से एलसीएम कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं प्यारे बच्चे आप लोग। देखिए 3 गो का तो एगो लिखे हैं आप, ठीक है, लिखिए, ध्यान रखिएगा, जब एचसीएफ में दिमाग नहीं लगाना है, एलसीएम में दिमाग लगाना है। 2 गो 2 का एगो 2 लिखाता है, 2 गो 2 है ना यहाँ पर, 2 गो 2, तो इसका एगो 2 लिखाएगा, फिर एगो 2 यहाँ पर बचेगा, फिर एगो 3 बचेगा, यही बचेगा, ध्यान देना है एकदम हुआ। तो एलसीएम बराबर 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और 3 के 24, कितना होगा वो, कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, कितना होगा 24, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना है, एलसीएम ये दिमाग लगाना है कि 2 गो 2 का एगो 2 लिखाएगा, कब है, एचसीएफ में नहीं, एलसीएम में लिखाएगा, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न मिल जाएगा कि सर गुणनखंड विधि से इतना इतना का जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि आप भाग विधि से जो है ना एलसीएम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एलसीएम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इससे एचसीएफ ज्ञात हो सकता है, इससे एचसीएफ ज्ञात हो सकता है, लेकिन गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को भाग विधि से बना लेते हैं कि सर क्या सर आंसर हमको वही आता है, नहीं एचसीएफ उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो हम बना लेते हैं, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे कि हम लोग जब गुणनखंड विधि हमने बना लिया, फिर हम लोग भाग विधि को बना लेते हैं इसी प्रश्न को। तो कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। सबसे बड़ा क्या है सर, इसमें सबसे बड़ा क्या है देख लेंगे, सबसे बड़ा है 8, सबसे बड़ा है 8, ठीक है। तो 8 को अंदर रखेंगे, ठीक है, और 6 को बाहर रखेंगे। उससे क्या है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है जी, उससे छोटा, यानी कि 8 से छोटा क्या है, 6 है ना, तो 6 को बाहर रखेंगे। 6 कम 6 बचा क्या, 2 बचा, क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो क्या बचा, इसको घेर देंगे। अब बाकी क्या बचा, सबसे छोटा क्या है 4, तो 4 को उतार देंगे, तो 2 दूनी के 4, क्या कट गया ना जी। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, सॉरी एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ बराबर आ गया आपका 2, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये तो भाग विधि बहुत आसान है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब चलते हैं इंपॉर्टेंट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन को पहले बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है। देखिए तो यूक्लिड में ये क्वेश्चन नहीं लेंगे, यूक्लिड के लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे में यूक्लिड के लिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, ऐसे में 10 और 12 का, 10 और 12 का, है ना, एचसीएफ ज्ञात करें किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बनाते हैं। देखिए तो साथियों याद रखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसको हम हिंदी में अगर लिखे तो हो जाता है, देखेंगे ध्यान देंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अब प्लस में शेषफल, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो ये हिंदी फार्मूला हो गया, वो क्या हो गया, इंग्लिश फार्मूला हो गया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं बहुत ही तरीके से। देखिए भाज्य यानी कि सबसे बड़ा क्या होता है, 12 है तो 12 बाहर, बराबर है तो बराबर, भाजक यानी कि भाग देने वाला, 10 से भाग देना है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। अब कह रहा है सर भागफल, यानी कि 10 का पहाड़ा कॉली पढ़िएगा, कितना बार पढ़िएगा, बोलो कि 12 आ जाए, नहीं तो 12 से कम आ जाए। तो 10 का पहाड़ा 10 दूनी 20, ज़्यादा हो जाएगा, 10 से कम 10 एक ही बार में चलेंगे, 10 से कम 10 और है कितना 12, तो 12 में से 10 जाएगा, तो प्लस में शेषफल कितना बचेगा सर, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा शेषफल। अब देखिए, अब ये 10 को बाहर कर देंगे और 2 को पहले कर देंगे, फिर गुना का चिन्ह। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 10 आएगा, तो 2 5 10 5 बार में, तो क्या 2 5 10, 10 से 10 तो कट गया, शेषफल कुछ बचा नहीं बचा, यानी कि शेषफल 0 बचा। तो आपका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ वो क्या हो गया, ये 2 हो गया, क्या हो गया, 2 आपका एचसीएफ हो गया, यानी कि भाजक एचसीएफ कहलाता है, 2 एचसीएफ हो गया, है ना। इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब एचसीएफ की पहले बात की तो एचसीएफ आपको तीनों तरीके से मैंने बता दिया, बहुत ही तरीके से। अब आपका काम है प्यारे बच्चों कि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है उसको रिवीजन कीजिए, जो भी गाइड है उसमें से रिवीजन कीजिए। अगला टाइप, ये तो टाइप नंबर 1 था, ये क्या था, टाइप नंबर आपका, टाइप नंबर ये क्या था। अब हम लोग टाइप नंबर 2 में देखेंगे कि वास्तविक संख्या से किस तरीके का प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, राइट। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं आगे, चलिए।
देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग टाइप नंबर दूसरा में क्या करेंगे, टाइप नंबर दूसरा में हम सीखेंगे प्यारे बच्चों कि क्या सीखेंगे कि पहली संख्या, फार्मूला पहले लिखेंगे कि देखिए सबसे मेन फार्मूला क्या होता है, देखेंगे कि दो संख्याओं का देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, जो है वो बराबर होता है किससे, बराबर होता है मौसा गुणे लसा के। याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा किसके बराबर होता है, मौसा गुणे लसा के बराबर होता है, मौसा गुणे लसा के बराबर होता है। इसका मतलब कि इस फार्मूला को एक और तरीके से लिख सकते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल की जगह पर लिख सकते हैं कि पहली संख्या, क्या लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं मौसा गुणे लसा। ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। दोनों बात क्या है प्यारे बच्चों, दोनों बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात क्या है प्यारे बच्चों, वो बराबर है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 या 4 नंबर का प्रश्न मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्वेश्चन किस तरीके का रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। टाइप्स प्रश्न पूछ सकता है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन लेते हैं। कहेगा कि यदि, या कह देगा कि आपको डायरेक्टली बताते हैं, कह देगा कि पहली संख्या दिया रहेगा कि पहली संख्या बराबर 6, दूसरी संख्या बराबर 4, ठीक है। अच्छा जी, आपका दे देगा कि सर मौसा बराबर 6, ये 2, तो लौसा ज्ञात करें। क्या कह देगा सर, लौसा ज्ञात करें, आपको लौसा ज्ञात करना, इतना चीज़ दे दिया जाएगा। फिर आपको कहेगा सर कि लास्ट में लौसा हमको बता दीजिए। तो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जब भी पहली संख्या दूसरी संख्या का मान देना तो ये फार्मूला यूज़ करना। बाकी ये फार्मूला कब यूज होगा मैं बता दे रहा हूँ, पहले ये देख लो, ठीक है। तो देखो, तो इसमें दिया है पहली संख्या, तो फार्मूला याद होना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा होता है। तो पहली संख्या का मान 6/6 गुना है तो गुना, दूसरी संख्या का मान 4 है तो 4, बराबर है तो बराबर मौसा का मान दिया है 2 गुना में, लौसा का मान नहीं निकालना है, तो लौसा का मान नहीं दिया तो लौसा, राइट। इसको सीधा कर लीजिएगा, सिंपल सा बात है, 2 गुना का लौसा बराबर यहाँ पर 6 गुना का 4, सीधा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो इसका निकालना होगा उसको इधर रखना लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 2 गुना का लौसा, समझना, 6 का कितना होगा 24 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो लौसा बराबर यहाँ से किसका मान निकालना, लौसा, तो लौसा बराबर 24, और ये गुना में तो बराबर को उधर जाता है तो भाग में चला जाएगा, कट जाएगा, दिख रहा है ना जी, कट जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपका जो है लौसा बराबर कितना आ गया, लौसा बराबर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 12 बार में कट जाएगा ना, 12 दूनी 24, तो 12 कितना आ गया, लौसा बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ से किसी चीज़ का, तीनों चीज़ का मान दे देगा और ये वो चीज़ पूछ देगा, तो आसानी से निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम 1 नंबर की बात करते हैं, फार्मूला नंबर हमने 2 बता दिया, मतलब फार्मूला अलग चेंज नहीं है, लेकिन वही तरीका है कि प्रश्न जिस तरीके से पूछता है ना, मैं पूरा कन्फर्म आपको दिखा दे रहा हूँ कि हाँ जी इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके का भी प्रश्न पूछ सकता है, राइट। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछता है, उदाहरण के तौर पे समझिएगा। प्रश्न दे देगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये नहीं लिखेगा सर कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हालांकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखो, आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो कि 2 संख्या का गुणनफल, दोनों बात बराबर ही है ना। देखिए तो प्रश्न पूछ सकता है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर दे देगा कि हाँ जी 40 है, कितना है, 2 संख्याओं का गुणनफल 40 है। कह देगा कि सर हमको कह देगा कि सर लौसा बराबर आपका 8 है, लौसा कितना है 8 है, तो हमको बताइए कि सर मौसा का मान कितना होगा, क्या होगा, मौसा का मान कितना होगा, ये तरीका आपको पूछ सकता है। तो क्या ये है 2, समझिए, यानी कि अब ये होगा, फार्मूला दोनों सेम ही है, ये समझना कि इसमें दोनों डिफरेंस है, दोनों सेम ही है। तो 2 संख्याओं के गुणनफल का मान दिया है 40, तो बराबर क्या है, तो बराबर का चिन्ह, मौसा का मान दिया है, क्या सर मौसा ही निकालना, मौसा का मान नहीं दिया है तो मौसा गुणा, क्या लौसा का मान दिया है, क्या लौसा का मान 8 दिया है सर, तो 8, सिंपल सी बात है। मैंने कहा है कि जिसको निकाला उसको सीधा कर लेना, यानी कि मौसा गुणे 8 बराबर 40।
तो हो जाएगा कि सर मौसा बराबर 40 और बट्टा में चला आएगा 8, कट जाएगा 8 25 40। तो मौसा का मान कितना हो गया, मौसा का मान हो गया 8 25 40 तो 5 कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से बहुत ही तरीके से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। और चलिए ये टाइप दूसरा था। टाइप दूसरा में इस तरीके का प्रश्न आपको आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, हालांकि आता भी है 2-4 नंबर का क्वेश्चन। गुणनखंड पहले एलसीएम से क्वेश्चन भी आ जाता है आपको, फिर ये प्रश्न भी आपको आ ही जाता है 2 नंबर में, ठीक है। 30 प्रश्न आता है ना, उसमें ये क्वेश्चन रहता है सब, ठीक है। चलो जी, तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें पूरे चैप्टर में, है ना। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और क्लास मज़ेदार क्लास आप किए हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं प्रयास करूँगा अच्छे तरीके से पढ़ाने का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।